मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की बायोलॉजी। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन हम मानते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए और अमीनो एसिड्स के लिए, हमारा न्यूक्लिक एसिड्स के लिए के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और जो विटामिन्स होते हैं यानी कि कहाँ कहाँ पे चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम देखें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, hormones and vitamins। अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल महत्वपूर्ण अवयव होता है इनका। और पत्तियों में उसके शुष्क भाग का 5 से 15% होता है। यानी कि लीव्स में जो इसका ड्राई वेट होता है 5 से लेकर के 15% तक हो सकता है। ड्राई वेट जो है इसका 5 से 15% तक हो सकता है, और दूसरे वर्दी अंगों में इसका प्रतिशत जो है कम होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट है उनमें नाइट्रोजन की औसत मात्रा कुल शुष्क भाग का 0.5 से 5% तक होता है। और जितने भी सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट यानी कि एक नेसेसिटी, एक एसेंशियल घटक के रूप में होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट के रूप में माना जाता है, या एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है। अब जो इसका संचरण है यानी कि जैसे हम मानते हैं कि जैसे N2 उच्च पादपों के लिए प्रायः अनुपलब्ध होती है, तो जो प्लांट्स हैं वो मृदा से नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया एवं जो कार्बनिक सब्सटेंस है उनके रूप में उपस्थित होती है। यानी कि सॉइल में जो प्लांट्स हैं, देखिए प्लांट्स एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को अपने अवशोषण के लिए यानी कि जो अवशोषण है वो जो मृदा में उपस्थित सॉइल में जो प्रेजेंट हमारे नाइट्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सॉइल में उपस्थित नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, अमोनिया और अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनिया सॉल्ट्स, या जो हमारे नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, तो इस तरीके से जो प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस जो सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि हमारे क्या है ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस जो होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो होंगे वो यहाँ पर उपयोगी माने जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो है मृदा में उपस्थित नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये उपस्थित होती हैं। तो इनमें नाइट्रेट जो हमारा सब अलग अलग अवस्थाओं में सॉइल में उपस्थित होता है, लेकिन नाइट्रेट्स जो होते हैं ये प्लांट्स के लिए सबसे उपयोगी होते हैं, उपयोगी माने जाते हैं। यानी कि जो प्लांट्स है ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं प्लांट्स, जो न्यूट्रिएंट ये हमारा नाइट्रेट है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। तो नाइट्रेट्स जो है ये प्लांट्स के द्वारा अवशोषित, आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, और सर्वाधिक अवशोषित होते हैं ये, यानी कि सर्वाधिक अवशोषित जो है वो है हमारे नाइट्रेट्स, जो प्लांट पादप के द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषित होते हैं।
इसके अतिरिक्त अमोनियम सॉल्ट्स का भी शीघ्रता से अवशोषण होता है, परंतु इनके अवशोषण से मृदा अम्लीय हो जाती है और मृदा की अम्लता को कम करने के लिए मृदा में चूना भी मिलाना पड़ता है। यानी कि जो हमारे अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं या अमोनिया सॉल्ट्स जो होते हैं, अगर वो अवशोषित हो जाते हैं तो हमारी जो सॉइल है वो कैसे एसिडिक हो जाती है, क्योंकि देखिए अमोनियम सॉल्ट्स अगर कम होना शुरू हुए तो सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमें चूना यानी कि लाइम मिलाना पड़ता है। तो प्लांट्स के भीतर अथवा बाहर होने वाले जो चेन रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जैव रासायनिक चेन रिएक्शंस, और वो जैव रासायनिक जो परिवर्तन जिनके फलस्वरूप सरल रूपों से जटिल नाइट्रोजनिक खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है और जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक पदार्थ के इनके सरल रूपों में विघटन को हम उपापचय यानी कि नाइट्रोजन का उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि सिंपलर फॉर्म से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में या ऑर्गेनिक फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन जो है ये नाइट्रोजन का उपापचय कहलाता है। और प्राथमिक नाइट्रोजन उपापचय में हमारे जैसे हम बात करते हैं कि अब हमारे यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं, यानी कि हमारा ये पूरा जो साइकिल्स हैं प्राइमरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आता है प्राइमरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन साइकिल। थर्ड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फोर्थ वन इज नाइट्रेट uptake and reduction, and fourth is ammonia assimilation। ठीक है, फोर्थ वन इज अमोनिया इसमें एसिमिलेशन। तो ये हमारे इसके स्टेप्स हैं, यानी कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो है हमारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है नाइट्रोजन का, उस नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमारे सोर्सेस हैं, यानी कि जैसे हमारा सबसे पहले इसमें हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत इन बिंदुओं को हमें इसमें पढ़ना है। तो नाइट्रोजन का जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत हमें निम्न बिंदुओं को या इन बिंदुओं को पढ़ना है। तो पहला है सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सोर्स, स्रोत ऑफ नाइट्रोजन के स्रोत, नाइट्रोजन साइकिल यानी कि नाइट्रोजन का जीवन चक्र, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ये हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इसमें अलग अलग प्रोसेस आ जाएंगे। फिर है नाइट्रेट अपटेक एंड रिडक्शन, अमोनिया एसिमिलेशन। ठीक है, अमोनिया एसिमिलेशन। तो ये हमारे इसके अंदर हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो अब सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं अपना सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन जो होती है उसके जो सोर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन के जो सोर्स हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते
कि नाइट्रोजन के सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन सबसे पहले है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। सेकेंड वन इज नाइट्रेट नाइट्रोजन। थर्ड वन इज यानी कि हमारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्राइट नाइट्रोजन और नेक्स्ट इज यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ये हमारे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, अमोनिकल नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और नाइट्राइट नाइट्रोजन। तो सबसे पहला है इसके अंदर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन का जैसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन का एक भरपूर स्रोत के रूप में ये उपस्थित है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की हम बात करें यानी कि वायुमंडल का लगभग 78% भाग जो है ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, यानी कि 78% भाग जो है ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, इसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन का बना होता है। परंतु अधिक संख्य उच्च वर्गीय पादप का सीधे उपयोग मतलब यहाँ पे जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं वो इसे उपयोग में नहीं ला पाते हैं, यानी कि जो 78% यानी कि प्रचुरतम मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित तो है लेकिन प्लांट्स इसे यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए अनयूजफुल है। अब केवल कुछ निम्न वर्गीय पादप जैसे प्रोकैरियोट्स है या कुछ जीवाणु या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, कौन से जो निम्न वर्ग के पादप होते हैं या फिर एल्गी होती है, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ही इसे उपयोग में ला पाते हैं। ठीक है, बाकी जो उच्च वर्ग के पौधे हैं यानी कि जैसे हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स जो है इसे यूज नहीं कर पाते हैं, जो लोअर प्लांट्स होते हैं लोअर प्लांट्स ही इसे इस्तेमाल में ला पाते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको हम कहते हैं, लोअर प्लांट्स इसे यूज कर पाते हैं और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा है नाइट्रेट नाइट्रोजन। नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है ये सॉइल में उपस्थित होती है, यानी कि नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत माना जाता है जो प्लांट्स के द्वारा अवशोषित होता है, यानी कि प्लांट्स इसे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स जो है इसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यानी कि हमारे इसके अंदर नाइट्रोजन का जो है जीवाणुओं द्वारा तथा वर्षा द्वारा नाइट्रेट का निरंतर संभरण होता रहता है। तो जैसे हमारे इसके अंदर मृदा में समाविष्ट नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ जो है वो जो है पदार्थ विघटित होकर अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे हमारा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। Bacteria this forms NH3 and NH3 plus 3O2.
अब नाइट्रेट जो है ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है प्लांट्स के लिए, इसे जो प्लांट्स हैं वो अवशोषित कर पाते हैं इजीली। और नाइट्रेट में नाइट्रेट्स के अंदर अंतर्विष्ट नाइट्रोजन अत्यंत ही ऑक्सीकृत रूप में होती है और प्लांट्स के अंदर उपयोग से पहले इसको रिड्यूस कर पुनः अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यह रिडक्शन क्रिया काफ़ी तीव्र होती है और हायर प्लांट्स की रूट्स में संपन्न होती है। कभी कभी नाइट्रेट का अधिक मात्रा में उपस्थित होने पर मूलों द्वारा इसका सीधा अवशोषण कर लिया जाता है, जहाँ से ये इसी रूप में पत्तियों उसमें स्थानांतरित होता है। और दारू वाहिकाओं यानी कि जो हमारी जाइलम वेसल्स होती हैं उनके द्वारा ये होता है। तो जैसे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो अमीनो एसिड जो है वो सबसे पहले हमारा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होता है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया यानी कि जो अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हमारे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये अमीनो एसिड्स को कहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर रहा है ये अमोनिया में। तो यहाँ पे ये देखिए अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर रहा है ये अमीनो में अमोनिया में, और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ अमोनिया जो है इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इसको कैटालाइज करता है रिएक्शन को, और ये हमारा 2H2 यानी कि यहाँ पे R+H2O और एनर्जी यहाँ उत्पन्न होती है। और HNO2 का फिर से ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ये हमारा नाइट्रिक एसिड का यानी कि यहाँ पे हमारा ये HNO3 बना रहा है यानी नाइट्रेट्स बन रहे हैं हमारे, और एनर्जी यानी कि एनर्जी यहाँ पे निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ यहाँ पे नाइट्रोजन। तीसरा है इसके अंदर अमोनिकल नाइट्रोजन, यानी कि ये हमारी अमोनिकल नाइट्रोजन है। अमोनिकल नाइट्रोजन होती नहीं है, और ये अमोनिकल नाइट्रोजन जो है क्या कर रही है, अमोनिकल नाइट्रोजन यहाँ पे अमोनिया का निर्माण यानी कि जैसे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं विशेषकर अमीनो अम्ल के विघटन जब होता है यानी कि जब अमीनो एसिड्स का विघटन होता है और प्रचुर मात्रा में अमोनियम सॉल्ट्स का निर्माण होता है, यानी कि जब अमीनो देखिए पहली वाली रिएक्शन जो थी उसमें अमीनो एसिड्स के विघटन हो रहा है और अमीनो एसिड्स का विघटन होने पे क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पे अमोनिकल नाइट्रोजन है। तो यह कार्य ऑक्सी और एनॉक्सी यानी कि एरोबिक और एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है उनके द्वारा ये संपन्न होता है। तो अमोनियम नाइट्रोजन प्रायः रिडक्शन यानी कि रिड्यूस्ड रूप में पाई जाती है। तो अमोनिया क्या है यहाँ पे, ये हमारी कौन से फॉर्म में है, ये हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है। तो अमीनो एसिड्स का जब अमोनिफिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। और अमोनिया जो है ये बनती है यानी कि अमोनियम सॉल्ट जब ये बनते हैं तो कई प्लांट्स होते हैं कि यानी कि ये रिड्यूस फॉर्म में होती है यहाँ पे, अतः पौधों के संगठन में सीधे प्रवेश कर जाती है। तो जब ये हमारी अमोनिया यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है यानी कि जब हमारा इसका रिडक्शन हो गया यानी कि रिड्यूस फॉर्म में है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में आने के बाद में ये यहाँ पे इजीली प्लांट्स द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो कई प्लांट्स जैसे चावल, आलू या पाइनएप्पल जो होता है यानी कि राइस होता है, पोटैटो होता है या पाइनएप्पल होता है, प्रायः ऐसी मृदा में अधिक सफलतापूर्वक वृद्धि करते हैं। देखिए चावल को भी अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन भरपूर आवश्यकता के में चाहिए होता है। इसी प्रकार से आलू जो होते हैं, आलू को भी अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए, अनानास को भी अपनी वृद्धि के लिए ये जो नाइट्रोजन है वो चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित होती है, तो प्रयोगों से भी सिद्ध हो चुका है कि अधिक अमोनिया का उपयोग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें अमोनिया जो है ये विषैला प्रभाव डालती है, यानी कि विषैले जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो विषैले तत्व इसमें प्रभाव इसके अंदर डालती है। तो ये हुआ हमारा अमोनिकल नाइट्रोजन। चौथा है इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक यानी कि हम कार्बनिक नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो कार्बनिक नाइट्रोजन जो है, तो सबसे पहले कार्बनिक नाइट्रोजन जो है ये मृदा में यानी कि नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्रचुरता में उपस्थित होते हैं। मृदा में सामान्यतः वे ही पादप नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं जिनकी रूट्स में
माइकोराइजा उपस्थित होता है, यानी कि जिनकी रूट्स में माइकोराइजा उपस्थित होता है वो सॉयल में प्रेजेंट उस नाइट्रोजन को इजीली अवेल कर पाते हैं, इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे चीड़ ईतर का पेड़ जो होता है, जिन वनों में जो माइकोराइजा है उनका अभाव होता है, वे कार्बनिक नाइट्रोजन को यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को केवल विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो सॉइल में विलय रूप में कार्बनिक नाइट्रोजन मुख्यतः दो रूपों में उपस्थित होती है, एक तो यूरिया की फॉर्म में, दूसरा है अमीनो अम्ल या अमाइड्स की फॉर्म में। तो किस किस के यानी कि दो फॉर्म्स में ये उपस्थित हो सकती है। अमीनो एसिड्स और अमाइड्स, और दूसरा है इसके अंदर हमारा यूरिया। यानी कि जैसे जिन प्लांट्स में कहाँ है यहाँ पे, जिनमें माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, जिनमें माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। माइकोराइजा क्या होता है? इट इज द एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट्स विद फंजाई, यानी कि हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच का जो एसोसिएशन होता है उसे हम फंजाई कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट और फंजाई के बीच का जो एसोसिएशन होता है उसे हम फंजाई माइकोराइजा कहते हैं। और माइकोराइजा जो है ये जिन भी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इजीली यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, और कार्बनिक नाइट्रोजन जो है वो मृदा में विलय रूप से प्रेजेंट होती है, तो ही इसके बिना पादप इसे यूज कर सकते हैं। और विलय अवस्था में भी जो अमीनो एसिड, ये जो हमारे दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड्स और अमाइड्स की फॉर्म में, दूसरा इसमें यूरिया की फॉर्म में। तो अमीनो अम्ल का जो निर्माण है वो प्रोटीन के अपघटन से होता है। तो कई प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके द्वारा इसमें स्रावण होता है, और अमीनो अम्ल इसी रूप में अवशोषित कर लिए जाए तो सीधे प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला में प्रवेश कर पाते हैं। अगर जैसे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं या डायरेक्टली रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर इनका मॉडिफिकेशन होता है पहले, तो परंतु अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं अमीनो एसिड्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये सहायक होते हैं। अगर इनको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इसमें उपयोगी होते हैं, परंतु अधिकतर प्लांट्स जो हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको उपयोग में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल की तुलना में जो हमारे अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक का प्राथमिकता क्रम में, ठीक है, अवशोषण किया जाता है। तो कई अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पादप में वृद्धि निरोधक भी होते हैं। तो कई अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पादप के लिए ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में भी काम करते हैं। तो पहला है अमीनो एसिड्स और अमाइड्स, दूसरा है इसके अंदर यूरिया। ठीक है, तो यूरिया के पढ़ने यानी कि फॉलियर एप्लीकेशन जो होती है, तो हम द्वारा नाइट्रोजन प्रायः करने में पुनः जो पादप है अत्यंत सक्षम होते हैं। तो ये वेब्स्टर द्वारा ये प्रदर्शित किया गया था कि सेम के पौधे जो है यूरिया का अवशोषण तथा संचय करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो सेम के पौधे होते हैं, डॉलिगॉस जो लैब परपुरिया जो है, लैब परपुरिया, तो सेम के जो पौधे होते हैं वो इजीली उसे अवेल कर लेते हैं यानी कि उपयोग में। तो पादपों द्वारा यूरिया का जो उपयोग है वो दो तरीके से हो सकता है। जो प्लांट्स हैं वो यूरिया का जो उपयोग है वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है इसमें यूरेज एंजाइम द्वारा, किसके? यूरेज
एंजाइम द्वारा। तो ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करें यूरिया की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यूरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो यूरिया जो है हमारा दो तरीके से, ठीक है, तो जो हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में जब हमारा था तो हमारे तो अमीनो एसिड्स और अमाइड्स हो गए, दूसरा हमारा यूरिया आ गया। तो यूरिया भी दो तरीकों से पादप इसको उपयोग में ला पाते हैं। तो पहला है यूरेज एंजाइम की उपस्थिति। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक अमोनिया और CO2 में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस प्रकार बाह्य स्रोत में दिए गए यूरिया को भी अधिकांश मृदाओं में अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि यूरेज एंजाइम जो है ये उपस्थित होती है। कौन सी एंजाइम? यूरेज एंजाइम ये उपस्थित होती है और यूरेज एंजाइम जो है यहाँ पे क्या कर रही है कि यूरेज एंजाइम इस यूरिया को किस में परिवर्तित कर रही है? ये हमारी इनऑर्गेनिक अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनऑर्गेनिक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में यूरेज एंजाइम जो है यूरिया को परिवर्तित करती है। तो यूरिया जो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देती है इनऑर्गेनिक अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो NH2CO NH2 ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, यूरिया का। और दूसरा जो है हमारा इसके अंदर ऑर्निथिन वाला, तो ये वॉकर ने 1932 में प्रदर्शित किया था। किसने किया था? वॉकर ने 1932 में। वॉकर ने 1932 में ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने प्रदर्शित किया और यूरिया का अमीनो अम्ल के निर्माण में सीधा उपयोग कर लिया जाता है, यानी कि जो यूरिया होता है अमीनो अम्ल में उसका सीधा उपयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे यह जो प्रोसेस है ये ऑर्निथिन एक क्रिया कारक होता है तथा इसमें एंजाइम जो होती है वो आर्जिनेज की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी? देखिए यहाँ पे ये हमारा यूरिया है, ये हमारा ऑर्निथिन है, ये हमारा क्रिया कारक है, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट होता है। क्या है कि यूरिया के साथ में हमारा कौन है रिएक्टेंट? रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे होता है ऑर्निथिन। तो यूरिया के साथ में ऑर्निथिन हमारा यहाँ रिएक्टेंट है और एंजाइम होती है हमारे यहाँ पे आर्जिनेज। कौन सी एंजाइम है? ये देखिए आर्जिनेज एंजाइम है, यानी कि यूरिया प्लस ऑर्निथिन ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए। एंजाइम है यहाँ पे आर्जिनेज। तो इस आर्जिनेज की उपस्थिति में आर्जिनिन अमीनो एसिड का निर्माण करता है, यानी कि सीधे ही अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में ये सहायक होता है। क्या हो रहा है कि यूरिया जो है ऑर्निथिन के साथ में मिलके और आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? ये आर्जिनिन का निर्माण कर रहा है। तो हमारा जो अमीनो एसिड है वो क्या बन गया? हमारा अमीनो एसिड बन गया आर्जिनिन। ठीक, ये हुआ हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ये अमीनो एसिड्स और अमाइड्स और दूसरा हमारा यूरिया के फॉर्म में जो है ये पादपों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पांचवा इसके अंदर है नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो नाइट्राइट नाइट्रोजन, तो नाइट्राइट यानी कि प्लांट्स में नाइट्रेट्स का उपयोग, नाइट्रोजनी यानी कि नाइट्रेट्स जो होते हैं उनका उपयोग नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण में किया जाता है। और ये नाइट्रिफिकेशन जो है ये
नहीं होते हैं। ठीक है, नाइट्राइट्स के यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो नाइट्राइट्स और नाइट्रोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत नहीं होते हैं। तो यहाँ तक कि कभी कभी इनकी अत्यंत न्यून मात्रा भी पादपों पर निरोधक प्रभाव डालती है। यानी कि जो हमारे जो कभी कभी जो इनकी इनकी प्रेजेंस भी यानी कि जो इनकी कम मात्रा भी पादपों पे इनकी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उस ग्रोथ पे भी ये इनहिबिटरी इफेक्ट प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है ये प्रदर्शित कर रही है। अब इसके अलावा अब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हमारी यानी कि कितनी बिलियन टन है, तो 3,80,00,000 टन जो है ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और सॉइल में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है 140 टन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फॉसिल्स में 760, प्लांट्स और एनिमल्स में 13 टन होती है। समुद्रों की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक जो है वो 100 टन होती है। फॉसिल्स में 9,000 टन के करीब पाई जाती है और इन प्लांट्स एंड एनिमल्स 2,000 टन होती है। ठीक है, तो 1 टन के करीब होती है और डिजॉल्व वाटर के अंदर जो ये 2,000 टन के करीब होती है। और सबसे ज्यादा मिनरल रॉक्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है यानी कि ये मिनरल रॉक्स में भी ये 1,80,00,000 टन के करीब पाई जाती है। तो ये हुआ हमारा नाइट्रोजन के रिसोर्सेज जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन